हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल हिंदी इन्फो में आपका स्वागत है। इन चैनल के माध्यम से हम आपके सामने जो वीडियोस लेकर आते हैं वो ज़्यादातर हिंदी व्याकरण पर आधारित है। और आज जो हम टॉपिक या विषय करने जा रहे हैं वो है स्वर की मात्राएं। पिछले वीडियो में हमने ये सीखा था कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर 11 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम स्वर के हमने मूल रूप को देखा था। इस बार हम देखेंगे कि स्वर को मात्रा के रूप में, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है, शब्दों को लिखने में स्वर के दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं। स्वर जो होते हैं वो दो रूपों में प्रयुक्त होते हैं अपने मूल रूप में। जैसे हमने पिछले वीडियो में भी किया था, जिसमें स्वर का मूल रूप आता है, मतलब वो जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अगर हम कुछ इसमें उदाहरण लें, जैसे कि आई, आओ, अमर आदि, इसके अंदर अब स्वर के मूल रूप आए हैं। जैसे आ, ई, ओ और अ। अमर में अ, ये स्वर के मूल रूपों में आए हैं। उसके बाद हम करेंगे मात्रा के रूप में। हम हर जगह भी स्वर के मूल रूप को प्रयोग में नहीं ला सकते, तो हमें व्यंजन के साथ मात्राओं का भी प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए मात्राओं के रूप में, जैसे अगर हम एक उदाहरण ले, चाची। चाची शब्द में आ और ई जो है वो मात्रा के रूप में आए हैं। जैसे स्वर मात्रा के रूप में प्रयुक्त हुए हैं वो है च को आ की मात्रा, जिसमें आ जो है वो मात्रा के रूप में हुआ है। और जो हमने यहाँ पे चा ची लिखा है, ई जो है वो मात्रा के रूप में प्रयोग हुआ है। इसके साथ हम आपको एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि अपने मूल रूप में आइए, हम बहुत जगह इसका प्रयोग करते हैं। तो इसमें स्वर के तीन मूल रूप हैं, आ, ई और ए। आगे हम जानेंगे कि स्वर को व्यंजन में हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि लिखने में व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप मिला हुआ होता है उसे स्वर की मात्रा कहते हैं। मतलब व्यंजन में हम स्वर को मात्रा के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ उदाहरण भी दे रखे हैं। स्वर की मात्राएं इस प्रकार है। ऊपर जो है स्वर का मूल रूप है और नीचे हम उस स्वर को मात्रा के रूप में कैसे व्यंजनों में प्रयोग करते, व्यंजन के साथ प्रयोग करते हैं, वो लिखा गया है। जैसे अ अब अ की कोई मात्रा नहीं होती, तो आगे हम जानेंगे कि अ फिर किस प्रयोग में लाया जाता है। पर अभी हम इससे आगे चलेंगे। आ, ये आ की मात्रा है। ई, ये ई की मात्रा है। ई की मात्रा है। उ की मात्रा है। ऊ की मात्रा है। ये री की मात्रा ये है। ए की मात्रा ये है। ए की मात्रा। ओ की मात्रा औ, और ये है औ की मात्रा। अब हम जानेंगे कि अगर अ हम मात्रा के रूप में प्रयोग नहीं करते तो फिर अ का प्रयोग किस प्रकार किया जाए। सबसे पहले अ की कोई मात्रा नहीं होती, अ सभी व्यंजनों में होता है। अगर अ सभी व्यंजनों में ना हो तो कैसा दिखाई देगा, अ रहित वर्ण हलंत, जैसे नीचे तिरछी रेखाएं लिखी गई हैं, ऐसे लिखा जाएगा। जब तक इन अक्षरों के साथ, इन व्यंजनों के साथ अगर हम अ को नहीं लिखेंगे तो हमें इसके साथ हलंत, या हम क, जैसे क जो है ये हलंत के साथ लिखा गया, अगर हम हलंत ना लगा तो को ऐसा लिखा जाएगा। इसलिए अगर हमें स्वर के मूल रूप को प्रयोग में लाना है तो हमें उसके साथ अ लगाना पड़ता है। अब हम आगे जानेंगे कि जो उ और ऊ है वो ज़्यादातर सभी व्यंजनों के पैर में लगता है, पर सिर्फ एक र ही है जिसके साथ मध्य में ऊ को लिखा जाता है। जैसे कि रुपया। अब रुपया में र के मध्य में ऊ को लिखा गया है रूप। अब रूप में भी ऊ की मात्रा जो आई है वो र के मध्य में लिखी गई है। अब इसमें एक रूल है कि की जो मात्रा, जो री की मात्रा है वो र के साथ नहीं लिखी जाती, तो हम इसका प्रयोग र के साथ कभी नहीं करते। और जो श है, श के साथ री की मात्रा जब हम लिखते हैं तो वो ये इस अक्षर में लिखी जाती है। अब हम आगे करेंगे कि अयोगवाह क्या होता है। अयोगवाह क्या होता है? अयोगवाह हमने पहले भी किया था पिछले वीडियो में। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नाक से इसकी ध्वनि आती है और के बाद विसर्ग आती है। इन दोनों का उच्चारण स्वर के बाद होता है। अगर ये इनका उच्चारण स्वर के बाद होगा तो इससे क्या होगा, जो स्वर के साथ प्रयुक्त होने के कारण इन्हें हम व्यंजन भी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है, स्वर के बाद बोले जाते हैं, इसलिए ये व्यंजन भी नहीं बोले जाएंगे। अनुस्वार व विसर्ग का प्रयोग अ आदि स्वरों की सहायता से ही
संभव होता है। अगर हमें अनुस्वार और विसर्गों का प्रयोग करना है तो हमने अ की सहायता हमें लेनी पड़ेगी। जैसे कि ये कुछ उदाहरण है। संताप, सन, अब सन बोलेंगे तो आपके नाक से ध्वनि आएगी, तो जो ये बिंदु है इसका जो प्रयोग होता है ये संताप, तो आपके नाक से इसकी ध्वनि आएगी। इसमें अगला आएगा संचार। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो संचार है, जो ये बिंदी है, ये लिखी जाती है अ की सहायता से। इसके साथ अ होता है, जैसे इसमें लिखा है संचार, संचार में हमने स लिखा, स के साथ क्या लगाया, अ लगाया अ। उसके बाद अगला आएगा, उसके साथ जो बिंदी है ओ प्लस नो, तो जो ऊपर बिंदी है वो अ के साथ नो है, तो सन, र के साथ अ, च के साथ अ। हर किसी भी चीज़ का, जैसे हमने पहले किया था कि व्यंजन के साथ अ को लगाना ज़रूरी है, नहीं लगाया जाएगा तो हम उसको हलंत या तिरछी रेखा जिसे आप कहते हैं उससे लिखा जाएगा। पर अगर हमें अगर उसे पूरे मूल रूप में लिखना है, रो को बिना हलंत या बिना तिरछी रेखा के लिखना है, तो हमें हर किसी के साथ अ लगाना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हर जो भी व्यंजन है उसके साथ जो है अ लगाया गया है, तभी वो बिना हलंत के लिखा गया। और जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो आप देख सकते हैं र के साथ भी अ है, च के साथ भी अ है, न के साथ भी अ है। अब आगे जो है वो है संवाद। अब संवाद में भी स जो है उसके साथ क्या लगा है, अ लगा है, तो ये जो बिंदी है इसके साथ क्या लगा, स प्लस मो, संवाद। जैसे हमने ऊपर किया था, यहाँ पर जो अनुसार और विसर्ग होते हैं उसके साथ अ का प्रयोग की सहायता से ही हम अनुस्वार और विसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। सबके साथ अ लगेगा ही लगेगा, तभी हम अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे संहार, स अ प्लस ड प्लस ह प्लस अ। अब हार लिखा है तो ह को आ की मात्रा, क्योंकि इसमें ह के साथ आ की मात्रा है इसलिए यहाँ पे बड़ा लिखा गया है, प्लस र प्लस अ। अब इसमें सब में ही ऐसे, जैसे संचय है, जैसे संगम है, इन सब के साथ जो है अ लगा है, तभी हम अनुस्वार और विसर्गों का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम करेंगे अभी हमने जो किया था, उसके बाद ऊपर बिंदी आती है इसके ई की। इस विविधता के कारण ही यह नियम बनाया गया है कि अंतस्थ वाले जो व्यंजन जैसे य र ल व ऊष्म वाले हैं, श श स ह, हम इनके बारे में आगे सीखेंगे कि ऊष्म अंतस्थ क्यों कहा जाता है। इसका डिटेल वीडियो हम अगला बनाएंगे। पर इसके अंतर्गत ये लिखा गया है कि जो है कि जो विविधता के कारण ही की इतनी सारी विविधता है, कभी वो न के साथ लग रहा है, कभी वो मो के साथ लग रहा है, तो ये नियम बनाया गया है कि अंतस्थ य र ल व जिसमें आता है और ऊष्म श श स ह व्यंजनों से पूर्व अनुस्वार की बिंदु का प्रयोग होगा। अब इसके बाद हम करेंगे कि विसर्ग या अ के पास जो दो बिंदु लगते हैं, विसर्ग जिन्हें कहा जाता है, वो होते क्या है। विसर्ग का उच्चारण ह के साथ होता है सबसे पहली बात, और विसर्ग केवल संस्कृत के मूल शब्दों में ही आता है। ये ज़्यादातर जो है विसर्गे जो होती हैं वो हम जब हिंदी में संस्कृत के कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम विसर्गों का प्रयोग करते हैं, जैसे कि अतः। अब अतः ह की ध्वनि आपके मुँह से निकल रही है, प्रातः, तो प्रातः, तो ह की ध्वनि है, मतलब विसर्ग का उच्चारण हम ह के समान होता है, मतलब जब हम विसर्ग का उच्चारण करेंगे तो ह की ध्वनि आएगी उसमें। आज हमने इन वीडियो के माध्यम से जाना कि स्वर को हम मात्रा के रूप में कैसे प्रयोग कर सकते हैं, और हम जो अनुस्वार है, जो अयोगवाह है, जो दो अयोगवाह हैं वो हमने सीखे वो कौन से होते हैं, और उनके बारे में जाना कि इन दोनों का उच्चारण स्वर के बाद होता है। दूसरा, अगर ये स्वर के बाद होता है तो ये इनको व्यंजन भी नहीं हम बोल सकते, इसलिए ये अलग टाइप में आते हैं, अलग प्रकार में आते हैं, इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। और उसके बाद अनुस्वार व विसर्गों का प्रयोग आदि स्वरों की सहायता से ही संभव है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से जाना कि स्वरों को हम मात्रा के रूप में और मूल रूप में
और अयोग क्या होते हैं अगले वीडियो में हम जानेंगे। डिटेल वीडियो में अगली बनाएंगे, वो होगी व्यंजन पे, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। आप हमारे वीडियो को आप देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें कि हम अपने वीडियो को और अच्छा कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।